चलिए टॉपिक नंबर तीसरा जिसका नाम है प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बल्की मैन्योर, यानी कि बल्कि जो मेथड्स है ऑर्गेनिक मेथड का, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है यानी गुणधर्म क्या है, और इसको प्रिपरेशंस के लिए कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, तैयार करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। टॉपिक लंबा होएगा इसके बारे में, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना देरी किए। ओके, जस्ट वेट। हाँ चलिए ठीक है, सबसे पहले FOIM के बारे में देख लेते हैं। FOIM इसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर। ओके, तो ध्यान दीजिए, भारत में प्रयुक्त होने वाली जैव खादों में सबसे अधिक मात्रा में, यानी कि सबसे अधिक जो लोकप्रिय है वो हमारी FOIM है, और सबसे अधिक यूज करने वाली जो खाद है ऑर्गेनिक मैन्योर है वो हमारी FOIM है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जब होता है ना, हमारे भारत में पशुधन की संख्या ज़्यादा है, और पशुधन की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए गौ से हमें मल मूत्र ज़्यादा मिलता है, तो उन मल मूत्रों का इस्तेमाल हम खेतों में डालते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, प्लांट्स को प्राप्त होता है, और जिससे प्लांट्स की वृद्धि एंड ग्रोथ होती है। अगला हमारा है, हमारे यहाँ गोबर कूड़े की जो खाद तैयार होती है उसमें अधिकांशतः पशुओं का गोबर होता है। ओके, और थोड़ा सा पशुशाला का कूड़ा कचरा, बचा हुआ चारा आदि मिला रहता है। इसमें कुछ मात्रा में घर की कूड़े करकट भी मिले होते हैं। कचरे की विशेषकर राख भी इसमें सम्मिलित होती है। ओके, अगला देखते हैं। अगला है हमारा, गोबर की खाद में 3 मुख्य अवयव है। कितने मुख्य अवयव है? तो 3 मुख्य है, गोबर, मूत्र और बिछावन। बिछावन का मतलब क्या है? जो गायों का जो बेड होता है, ठीक है, रेस्टिंग बेड जो होता है, जब ठंडियों के समय में पुआल नहीं बिछाते उसी को बोलते हैं बिछावन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला है, फार्म पर उपलब्ध मवेशियों का मल मूत्र चारे की बचे कुचे जो हिस्से का सड़ा हुआ मिश्रित जो रूप होता है उसको हम FOIM कहते हैं, यानी कि जो फार्म पर मवेशियों का मल मूत्र चारे की बचा कुचा जो हिस्सा होता है, ठीक है, तो उसको हम समृद्ध रूप से मिश्रित रूप से जो होता है रूप होता है उसको FOIM कहते हैं। इनमें 98 54 98 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पाया जाता है। 98 54 98 यानी 0.5%, 0.25% एंड 0.5% NPK पाया जाता है। मवेशियों के मूत्र में 1.0% नाइट्रोजन तथा 1.35% पोटास पाया जाता है। ओके, मवेशियों के मूत्र में उपस्थित नाइट्रोजन यूरिया के रूप में होता है। फार्म यार्ड मैन्योर में निहित पोषक तत्वों को संरक्षित रखने के लिए एवं बढ़िया किस्मों की खाद तैयार करने के लिए CN आचार्य ने इनमें 6 से 7 7.5 मीटर लंबा, 1 से 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढे का उपयोग करने की अनुशंसा की है। यानी मतलब FOIM बनाने के लिए एक विधि विकसित है जिसको बोलते हैं CN आचार्य मेथड। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि गड्ढा जो होना चाहिए 6 से 7 मीटर लंबा होना चाहिए, 1 से 1.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए और 1 मीटर गहरा होना चाहिए। ओके, अगला है, गड्ढे में मल मूत्र से सने घास पुआल को तब तक भरते हैं, ठीक है, जब तक ढेर की ऊंचाई सतह से 45 से 60 सेंटीमीटर तक नहीं हो जाए। मतलब इनमें क्या किया जाता है, गड्ढे में मल मूत्र से जो सने जो घास या फिर पुआल होते हैं उनको हम इतना भरते हैं कि जब तक वो 45 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा ना हो जाए। जब वो ऊंचा हो जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, गोबर को मिट्टी से पोत देना चाहिए। गोबर मिट्टी से उसको पोत देना चाहिए, मतलब ऊपर से ढक देना चाहिए। ओके, खाद जो होती है 4 से 5 महीने बाद प्रयुक्त करने लायक हो जाती है। इनमें जो खाद तैयार होती है वो 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है। अगला है,
कि अच्छी तरह से तैयार खाद दुर्गंधहीन, ढीली, भुरभुरी तथा ह्यूमस की तरह होती है। ओके, अच्छी तरह से तैयार जो खाद होती है ये दुर्गंधहीन होती है, इनमें कोई भी स्मेल नहीं आती है, ढीली होती है, भुरभुरी होती है तथा ह्यूमस की तरह होती है। ह्यूमस का मतलब क्या, काला ब्लैक टाइप से होती है। खाद में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने एवं निहित पोषक तत्वों के क्षय को कम करने के लिए जिप्सम, काइनाइट नहीं, पायराइट और सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है। जिप्सम मूत्र को सूख कर, ठीक है, नाइट्रोजन क्षय को रोकता है। जो जिप्सम होता है ना वो मूत्र को सूख कर नाइट्रोजन क्षय को रोकता है। नाइट्रोजन का जो क्षय होता है मतलब नाइट्रोजन जो नष्ट होता है, ठीक है, नष्ट ना हो, इसके लिए जिप्सम वो रोकने का काम करता है। तथा कैल्शियम तथा सल्फर की मात्रा भी खाद को प्रदान करता है। तथा जो जिप्सम होता है, जिप्सम का जो फार्मूला ही होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। तो ये जो होता है ना जिप्सम का यूज से खाद में कैल्शियम और सल्फर की मात्रा भी उसमें पाई जाती है, क्योंकि जिप्सम का यूज कर रहे हैं। खाद बनाने के क्रम में सड़ाने में बैक्टीरिया एवं एक्टिमाइसिटीज भाग लेते हैं। इन जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए शुरू में 60 से 70% नमी तथा तैयार खाद में 30 से 40% नमी आवश्यक होती है। इनकी क्रियाशीलता के लिए, इनकी जो जीवाणु होते हैं इनकी क्रियाशीलता के लिए शुरू में 60 से 70% नमी की आवश्यकता पड़ती है तथा तैयार होने के बाद 30 से 40% की नमी इनमें होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि यानी खाई विधि। इसमें इसको CN आचार्य ने गोबर की जो खाद तैयार करने की जो ट्रेंच विधि है इसकी सिफारिश की है, इसलिए इसे आचार्य की खाद तैयार करने की विधि भी इसको बोलते हैं। ओके, इस विधि में खाद बनाने के लिए खाइया अर्थात ट्रेंच तैयार किए जाते हैं। ट्रेंच की लंबाई 6 से 10 मीटर लंबा, 1 से 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होना चाहिए। और ट्रेंच का आकार मवेशियों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि जो ट्रेंच होता है वो इससे भी लंबा और चौड़ा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो बोला है ये ध्यान दीजिएगा, 6.5 से 10 मीटर, चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर और गहराई 1 मीटर होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट के बारे में ध्यान दीजिए कि कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट को कृत्रिम संश्लेषित गोबर का खाद भी बोला जाता है। मुख्यतः कंपोस्ट खाद पशुओं के मल मूत्र, बाड़े की बिछाली, अपशिष्ट चारे तथा वनस्पति अवशेष आदि के सड़ने करने से निर्मित खाद को कहते हैं। यानी कि देखा जाए तो ये जो हमारे होते हैं कंपोस्ट सेम हमारे FIM ही होते हैं, क्योंकि FIM के अंतर्गत ही हमारे कंपोस्ट आते हैं। शहर के मल मूत्र व कूड़े करकट से भी इसे तैयार किया जा सकता है। डेफिनेशन क्या है, पशुओं तथा मनुष्यों के मल मूत्र, वानस्पतिक अवशेषों तथा ग्रामीण व शहरी कूड़े करकट का बैक्टीरिया, कवक आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा जो विच्छेदित जो विषमांग होती है, मिश्रित होता है, उससे जो उत्पाद तैयार होता है तो उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। अब के बाद ध्यान दीजिए, कंपोस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक फार्म कंपोस्ट, दूसरा हमारा टाउन कंपोस्ट। तो फार्म कंपोस्ट जो होता है इसमें अठन्नी चवन्नी अठन्नी पाया जाता है NPK, और जो टाउन कंपोस्ट होता है उसमें 1.4% नाइट्रोजन, 1.0% फास्फोरस और 1.4% पोटास पाया जाता है। तो देख लीजिए आप लोग फार्म कंपोस्ट और टाउन कंपोस्ट। आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा आता है मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। ठीक है, तो कंपोस्टिंग का मतलब क्या है, तो खाद तैयार करने की विधियाँ। तो सबसे पहले हमारी आती है कंपोस्ट तैयार करने की विधियाँ में इंडोर मेथड। तो दिस मेथड इज नाउन एज हीप और एरोबिक। ठीक है, हीप और एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, यानी कि इसको हम
हीप और एरोबिक मेथड के नाम से भी जाने जाते हैं। इंदौर के फार्म में काम करने वाले हावर्ड और वार्ड इस विधि की निकालने वाले हैं। मतलब हावर्ड और वार्ड इन्होंने ही इसको निकाला था, इंदौर विधि को। अब ध्यान दीजिए, इस विधि में गोबर की अल्प मात्रा में काम चल जाता है। मतलब थोड़ा सा भी गोबर रहेगा ना तो भी इसका हम इस्तेमाल करके हम कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। यह जो होता है यह विधि बड़ी अच्छी समझी जाती है। इसका व्यवहार आज सारे संसार में हो रहा है। मतलब आज भी इसका यूज़ पूरे संसार में कंपोस्ट तैयार करने में किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि इसके तैयार करने के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता पड़ती है। इंदौर में इसके लिए गड्ढे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये गड्ढे 9 मीटर लंबे, 4.5 मीटर चौड़े और 0.6 मीटर गहरे होते हैं। 9 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा और 0.6 मीटर गहरा होता है। गहराई कम होता है इसका। खाद बनाने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं वो ये है हमारे, जैसे पेड़ पौधे के वे अंश जो किसी उपयोगी काम में नहीं आते हैं, जैसे घास पात, हरी खाद, पेड़ से गिरा पत्ता, झाड़ियाँ, पेड़ों की कर्तन, लकड़ी का बुरादा, तो ये सब का इस्तेमाल हम खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हम गाय बैल या फिर भैंस का गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घोड़े की लीद का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौशाला का कचरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है मूत्र वाली मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काठ की राख का इस्तेमाल करते हैं। और खाद में पोटाश की मात्रा इससे बढ़ती है जो हम काठ की राख का इस्तेमाल करते हैं। तो अगला हमारा है जल और वायु। जल और वायु इसमें खाद में ह्यूमस बनाता है। जीवाणु और कवक ही ह्यूमस बनाते हैं। जीवाणु और कवकों के लिए जल और वायु आवश्यक है। दूसरा हमारा है बेंगलुरु विधि। तो इसको किसने निकाला था? तो ये निकाला गया था हमारा CN आचार्य के द्वारा ही। और इसमें क्या हुआ था, ये कहाँ पर निकला था? बेंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहाँ से ये निकला था। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो इंदौर विधि हमने पढ़ा और दूसरा हमारा है बेंगलोर विधि। तो इस विधि में कचरे को उलट फेर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात और शुरू में जल की जो दशा होती है इसको देखना पड़ता है। कंपोस्ट का निर्माण खाई में होता है। इसमें क्या होता है, कंपोस्ट का निर्माण करने के लिए खाई खोदी जाती है, यानी ट्रेंच खोदा जाता है। इसमें नाइट्रोजन और जल का ह्रास कम से कम मात्रा में होता है। कचरे के ढेर को ऊपर मिट्टी से ढक देते हैं ताकि घास जो होता है कम से कम हो। इसके बाद कंपोस्ट बनाने के लिए जो खाइयाँ खोदी जाती है ना, उनमें वे श्रेणीबद्ध होती है। ठीक है, 2 खाइयों के बीच में कम से कम 1 मीटर खुला स्थान होना चाहिए। बड़े बड़े शहरों नहरों में 2 या 3 खाइयाँ एक दिन में भरी जाती है। खाई भर जाने के 4 या 5 दिनों के बाद स्तर गर्म हो जाता है। उसका ताप 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उठ जाता है। 4 माह के बाद कंपोस्ट खेतों में डालने के लिए योग्य हो जाता है, यानी 4 महीने के बाद ये तैयार हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम, तो जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।